नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दुनिया भर की बड़ी खबर के साथ। और जैसा कि आपको पता है, दुनिया में इन दिनों हालात ठीक नहीं है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। अमेरिका किसी मुल्क को कब्जाने की धमकी दे रहा है, किसी मुल्क को अमेरिका में शामिल करने की धमकी दे रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की घेरेबंदी बढ़ गई है। इसके अलावा पूरी दुनिया में क्या हलचल मची हुई है, भारत और ईयू कैसे करीब आ रहे हैं, चीन और ट्रंप के लिए कितना बड़ा खतरा है, खासकर आर्थिक मोर्चे पर। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त दुनिया के मोर्चे पर, और उन्हीं डेवलपमेंट्स को हम आपके सामने वर्ल्ड नाउ में डिटेल से रखते हैं। सबसे पहले खबरें जान लेते हैं वर्ल्ड नाउ में आज हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। सबसे पहले बात होगी, आज रात क्या ईरान पर अटैक होने वाला है। आज ईरान के लिए कयामत की रात है। अमेरिका ईरान तनाव अब शब्दों से आगे निकल चुका है। इल्जाम, धमकियां, चेतावनियां सब पीछे छूट रही हैं। सैन्य तैनाती कर दी गई है और बस एक चिंगारी, एक आदेश, एक ऑर्डर, और ईरान पर कभी भी अटैक हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश के बाद अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक ईरान की सरहद पर उतार दिया। यूएसएस अब्राहम लिंकन। दिखाएंगे आपको अब्राहम लिंकन की लोकेशन क्या है। हालांकि अब्राहम लिंकन की लोकेशन आज दुनिया नहीं जानती है, क्योंकि अब्राहम लिंकन इस वक्त दुनिया के रडार से ऑफ है, ईरान के करीब है। इस वॉरशिप में ऐसी तकनीक है जिससे दुनिया की नजरों से खुद को छिपा सकता है। यह अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक विमान वाहक पोत है, जिसके साथ लड़ाकू विमान, मिसाइल डिस्ट्रॉयर और पूरा स्ट्राइक ग्रुप चलता है। यह सिर्फ तैनाती नहीं है, ये ईरान को खुला संदेश है, या तो सरेंडर कर दो या फिर मिडिल ईस्ट में बारूदी संग्राम के लिए तैयार हो। सवाल यह, क्या ट्रंप दबाव की राजनीति खेल रहे हैं, या फिर दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है, या फिर दोनों ही बातें। पहले दबाव, और अगर ईरान ना माने तो फिर जंग। वर्ल्ड नाउ में अमेरिका ईरान टकराव की पूरी पड़ताल आपके सामने रखेंगे। इसके बाद बात होगी उस अमेरिका की जिसे ट्रंप की जिद ने दोहरी चोट दी है। एक तरफ अमेरिका का ट्रेड नेटवर्क दरक रहा है, उनके अलाइज उनसे भाग रहे हैं, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, इटली हो, कनाडा हो, कोई भी देश हो, आज अमेरिका के साथ व्यापार करने में सहज नहीं है। दूसरी तरफ उसके सबसे भरोसेमंद साथी एक एक कर दूर हो रहे हैं। जिस कनाडा को वॉशिंगटन अपना भरोसा वाला किला मानता था, आज वही किला दरक गया है और चीन के साथ चला गया है। ट्रंप की धमकियों का अमेरिका पर उल्टा असर होने लगा है। अमेरिका को फायदे की जगह नुकसान होने लगा है। दोस्ती की जगह अब अमेरिका को चुनौती के तौर पर जवाब दिया जा रहा है। अमेरिका के लिए बुरी खबर यह है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील होने जा रही है। कूटनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा है, चीन से लेकर अमेरिका तक चर्चा है। कहते हैं डील सिर्फ व्यापार नहीं बदलेगी, ग्लोबल पावर बैलेंस भी बदल देगी। भारत को एक नेतृत्वकर्ता देश के कतार में लेकर आ जाएगी ये डील। तो क्या अब दुनिया अमेरिका के इशारों पर चलने से इनकार कर रही है? क्या ट्रंप की आक्रामक नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अलग थलग कर रही है? और इसी वजह से कनाडा क्या चाइना के साथ जा रहा है ट्रेड डील करने के लिए? बताएंगे आपको डिटेल से, और पूरी खबर भी देंगे। वर्ल्ड नाउ में आज बताएंगे क्या खत्म हो रहा है अमेरिकी दबदबा। फिर बात होगी रूस यूक्रेन जंग की। करीब 4 साल तक ये जंग जारी है, लेकिन कहते हैं आखिरी मोड़ पर है। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया, दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया, हजारों जिंदगियों को निगल गया। उसी जंग के खत्म होने की उम्मीद एक बार फिर तेज हो गई। हालांकि पिछली बातचीत फेल रही है, लेकिन बैकडोर बातचीत से संकेत मिल रहे हैं कि जेलेंस्की मान गए हैं कि वो अब सीज फायर करने के लिए तैयार है। तो एक तरह से क्या जेलेंस्की सरेंडर कर रहे हैं और पुतिन की जीत का ऐलान हो सकता है? सवाल यह कि वाकई शांति की हाट है या फिर एक रणनीतिक चाल है। आज वर्ल्ड नाउ में करेंगे रूस यूक्रेन जंग के हर पहलू की पड़ताल। संभावनाएं क्या हैं, अड़चनें क्या हैं, जंग रुकी तो दुनिया पर क्या असर होगा, रूस पर क्या असर होगा, यूक्रेन पर क्या असर होगा, और बाकी देशों पर क्या असर होगा। उसके बाद बात करेंगे अमेरिका से आई उस खबर की। एक अमेरिका जो कभी खुद को सुपर पावर कहता था, लेकिन वही अमेरिका कुदरत के आगे, प्रकृति के आगे बेबस लाचार है। यहां डोनाल्ड ट्रंप की ताकत भी काम नहीं आ रही है। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति का ताकत ही उस राष्ट्रपति का घमंड हो, लेकिन उसी घमंड को प्रकृति ने चूर चूर कर दिया है। अमेरिका एक ऐसा साम्राज्य जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अमेरिका बर्फिस्तान बन चुका है। अगर आसान भाषा में कहें तो अमेरिका ही ग्रीनलैंड बन चुका है। यानी जिस अमेरिका को ग्रीनलैंड की चाहत थी, जिस बर्फ के टुकड़े को हथियाना चाहता था, आज वही पूरा अमेरिका बर्फ के गोले में तब्दील हो गया है। कुदरत का कहर सिर चढ़कर बोल रहा है। बर्फीले तूफान ने अमेरिका की रगों को जमा दिया है। शहर जम गए, जिंदगियां थम गई, सड़कें बर्फ में दब गई, एयरपोर्ट ठप हो गए,
ट्रांसपोर्ट सिस्टम जवाब दे गया। सब जगह अमेरिका में इस वक्त बर्फ ही बर्फ है। सुपर पावर की शेखी बर्फ में दफन हो गई। कुदरत का पैगाम गूंज रहा है, ताकत किसी के बाप का गुलाम नहीं। डिटेल से आपको बताएंगे अमेरिका में कितनी बड़ी मुसीबत, तूफान कितना बड़ा, कितना गहरा, कितना असर, क्या मौसम की मार या अमेरिकी ताकत पर सीधा सवाल। डिटेल आपके सामने रखेंगे, तो चलिए देखते हैं इन खबरों को डिटेल से वर्ल्ड नाउ में। अमेरिका मिडिल ईस्ट तनाव। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर खड़ा है और बारूद की चिंगारी वॉशिंगटन के हाथ में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश के बाद अमेरिका ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक ईरान की सरहद तक पहुंचा दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक डिस्ट्रॉयर विमान वाहक पोत यूएस वॉरशिप, जो ईरान की दहलीज पर खड़ा है। जरा झलक देख लीजिए अब्राहम लिंकन की और उसके ऑपरेशंस की। कुछ इस तरह से अब्राहम लिंकन का डेक दिखता है, जहां पर दर्जनों की संख्या में फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। F-35, FA-18, ये देखिए एरियल व्यू। ये तबाही का दूसरा नाम है। जिस किसी देश की सरहद तक पहुंच जाए, समझ लीजिए उस देश की तबाही की स्क्रिप्ट अमेरिका लिख चुका है, पेंटागन लिख चुका है। और तबाही का ये साजो सामान पहुंच चुका है कहां? ईरान के आसपास के इलाकों में, यानी अरेबियन सी में। ये महज तैनाती नहीं है, ये चेतावनी है। ये पोत अब ऐसी पोजीशन में है जहां से ईरान के अंदर मौजूद टारगेट्स पर सीधा अटैक किया जा सकता है। यही नहीं, ईरान से जो मिसाइल निकलेंगे काउंटर के लिए, उन मिसाइलों को भी ट्रैक करके इस वॉरशिप से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी अमेरिका तब तक युद्ध नहीं छेड़ना चाहता था जब तक वो ये सुनिश्चित न कर ले कि इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद उसके एयर बेसेस सुरक्षित हो जाएं। अब जब यह सुनिश्चित है, अब्राहम लिंकन वहां पहुंच चुका है यूएसएस वॉरशिप, कि उनके एयर बेसिस या सैन्य बेसिस को नुकसान अब ईरान नहीं पहुंचा सकता है, उनके मिसाइल्स को काउंटर किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो समझिए कि कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। मतलब साफ है कि अब डिप्लोमेसी की भाषा बैक सीट पर है और मिलिट्री प्रेशर फ्रंट सीट पर है। ईरान की घेरेबंदी और युद्ध का काउंटडाउन क्यों इसे कहा जा रहा है, अब जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक प्रतीकात्मक नक्शा हमने आपके सामने रखा है। साउथ चाइना सी जो आप देख रहे हैं, वो इलाका है यूएस नेवी स्ट्राइक ग्रुप वहां पर एक्टिव हो गई है और यहां से पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश है, यानी कि इस एरिया को जो आप यहां पर पाकिस्तान और उसके आसपास देख रहे हैं। इसके अलावा हाई स्पीड ट्रांजिट इंडियन ओशियन रूट में भी नो हॉल्ट नो डिले, यहां पर भी एक लोकेशन है जहां से नजर है ईरान के ऊपर, नियर ईरानियन कोस्ट। यानी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को डिप्लॉय किया गया है कहां पर? ये कॉम्बैट रेडी फॉर्मेट में अरेबियन सी में डिस्ट्रॉयर सबमरीन्स तैनात हैं और कॉम्बैट रेडी फॉर्मेशन में यहां पर तैनात किया गया है और यहां से ईरान की दूरी बहुत ज्यादा नहीं रह जाती है। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन कहां डिप्लॉय किया गया है? सीधे गल्फ, जो वहां पर खाड़ी का इलाका है। यानी कि यहां से अगर कोई भी अटैक होता है, वो चंद सेकेंड या चंद मिनटों में वो अटैक ईरान तक पहुंचेंगे। 10 दिन का सफर तय करके यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच गया है। जरा नक्शे को रखिएगा स्क्रीन पर पीसीआर। 10 दिन तक का यह सफर से ये एक पावर प्रोजेक्शन है, ये महज स्टोरी नहीं है। ये मैसेज है तेहरान के लिए और ये बताता है कहां का डिप्लॉयमेंट है, वो मैं इस नक्शे के जरिए दिखा रहा हूं। यूएस डिप्लॉयमेंट ये बताता है, ये जो आप रूट देख रहे हैं इस वक्त, ये इन इलाकों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी है, लेकिन इसी एरिया से होकर ये डिस्ट्रॉयर पहुंचा है पर्शियन गल्फ में, पारस की खाड़ी में। और ये रूट रहा है जब साउथ चाइना सी, इससे पहले साउथ चाइना सी ताइवान के पास डिप्लॉयमेंट था यूएसएस अब्राहम लिंकन का। और अब ये जरा फुल स्क्रीन आप देखिए इसको, ये यूएसएस अब्राहम लिंकन पर्शियन गल्फ में पहुंच गया है, साउथ चाइना सी से निकलकर इंडियन ओशियन से होता हुआ। इंडियन ओशियन में इसके लिए कोई हॉल्ट नहीं था, कोई डिले नहीं था, यहां रुकने की इजाजत भी इस वॉरशिप को नहीं दी गई थी। और वे पाकिस्तान के करीब से होता हुआ धीरे धीरे पहुंच गया है पारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में। यानी अगर हालात बिगड़े तो एक्शन फौरन होगा, मिनटों में होगा, सेकंड्स में होगा। मिडिल ईस्ट की गर्म होती जमीन पर यह मूवमेंट सीधा सीधा एस्केलेशन का इशारा है। सवाल ये नहीं कि ताकत मौजूद है, सवाल ये कि ट्रिगर दबेगा कब
और कितनी जल्दी दबने वाला है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन का इस इलाके में होना, पर्शियन गल्फ में होना, यह कोई आम बात नहीं है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली, हाईली एडवांस और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक है। यह पिछले 30 साल से ज्यादा समय से अमेरिकी समुद्री रणनीति का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्या है, जिसे CSG-3 के नाम से जाना जाता है, यह भी जान लीजिए। कहते हैं यह अमेरिकी नौसेना का फुल फ्लेज्ड वॉर ग्रुप है। केंद्र में है न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का हिस्सा है। ये कैरियर पर तैनात है कैरियर एयर विंग 9 CVW-9, जिसमें फाइटर जेट FA-18 तैनात है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट तैनात है, अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन तैनात है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने समंदर में अपने खतरनाक फौज को अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को क्यों भेजा। इस स्ट्राइक ग्रुप में आखिर कितने जहाज हैं, पनडुब्बियां हैं और क्या क्या मौजूद है वॉर का साजो सामान। एयरक्राफ्ट कैरियर तो एक ही है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है और 1 लाख टन से ज्यादा वजनी है। यह दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक है। इसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान के किसी भी संभावित हमले का सामना ये वॉरशिप अकेले कर सकता है और इजराइल के साथ साथ तमाम यूएस बेसेस को सुरक्षित रख सकता है। ये एयर डिफेंस का काम करता है, एंटी सबमरीन काम करता है और जमीन पर भी हमले संभव है इससे। इसमें एक क्रूजर विमान लगा हुआ है, आपको बता दें, जो कि काफी घातक माना जाता है। मौजूदा तैनाती में ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स इसमें शामिल किए गए हैं। सबमरीन्स 1 से 2 की संख्या में स्ट्राइक ग्रुप के साथ चलते हैं और सबमरीन ट्रैकिंग की क्षमता भी है। टॉम हॉक मिसाइल का भी इस्तेमाल इस शिप से किया जा सकता है। 1 से 2 सपोर्ट शिप चलते हैं। एम्यूनिशन, ऑयल और सप्लाई भी इसके साथ साथ रहती है। USNS सीजर चावेज जैसे जहाज साथ रहते हैं। कुल ताकत अगर देख लीजिए तो एक कैरियर, 3 से 4 सरफेस कॉम्बैट्स, 1 से 2 सबमरीन्स, इसके अलावा सपोर्ट शिप्स भी इस ग्रुप में हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को नवंबर 1989 में अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा गया। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका की वैश्विक सुरक्षा, सैन्य दबदबे और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इस पर सैनिकों की संख्या 5 से 6 हजार बताई जाती है, जिसमें क्रू मेंबर भी होते हैं और एयर विंग्स के स्टाफ या सैनिक भी होते हैं। पूरे स्ट्राइक ग्रुप में 7 से 8 हजार सैनिक होते हैं, नौसेना प्लस मरीन को अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो। इसमें आपको बता दें कुल एयरक्राफ्ट की संख्या 65 से 70 फाइटर जेट्स की तैनाती होती है। कौन से इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स होते हैं इसमें? FA-18 F सुपर हॉर्नेट, जो कि मल्टी रोल फाइटर है, जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट भी कर सकता है और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकता है। इसके अलावा F-35C, जो कि F-35 का ही लाइटनिंग वर्जन है, ये एक स्टेल्थ फाइटर है। आपको बता दें ये फाइटर जेट वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। साथ ही आपको बता दें कि E-2D हॉकाई अवैक्स सिस्टम लगाया गया, एयरबोर्न सर्विलांस और कमांड सिस्टम भी मौजूद है। MH-60 RSC हॉक हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन और SAR टेक्नोलॉजी। EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दुश्मन रडार जैमिंग सिस्टम भी इसमें मौजूद है। साफ है कि इसकी मौजूदगी अमेरिकी ताकत का एक इशारा कि आप इस जहाज के सामने नहीं टिक सकते, इससे बेहतर है कि आप सरेंडर कर दीजिए। अमेरिकी रणनीति के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती ईरान के भीतर मौजूद रणनीतिक ठिकानों को सीधे निशाने पर लेने की स्थिति में है, खास करके वो रणनीतिक ठिकाने जहां पर मिसाइल्स लॉक किए गए हैं अमेरिकी बेसिस के लिए और इसराइल के लिए या फिर अमेरिका के सहयोगियों के लिए। इसके मायने यह है कि अगर एक बटन दबा और मिडिल ईस्ट में जंग शुरू। दूसरी तरफ ईरान भी ललकार रहा है। तेहरान ने अपने एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, जो कि चाइना से लिए तेहरान ने। हालांकि चाइना के हथियारों पर भरोसा करना ठीक नहीं है ईरान के लिए, ये मैं ईरान को पर्सनली भी कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने जिस देश से एयर डिफेंस लिया है उस देश के एयर डिफेंस का कचूमर थोड़े दिन पहले भारत ने ही ऑपरेशन सिंदूर में निकाला था, तो आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे मत रहिए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मिसाइल यूनिट्स को लगातार मूव किया जा रहा है, जिससे अमेरिका उन मिसाइल यूनिट्स को ट्रैक न कर सके।
रिवॉल्यूशनरी गार्ड सीधे अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। ईरान का मैसेज क्लियर है, हमला झेलेंगे नहीं, जवाब देंगे। ईरान ने अपनी मिसाइल तकनीक को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को बिना अपनी सीमा पार की निशाना बना सकता है। सैन्य विशेषज्ञों की हालिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान की मिसाइल रणनीति अब केवल रफ्तार नहीं बल्कि सटीक वार पर आधारित है। ईरान ने अब ऐसी मिसाइलें विकसित कर ली हैं जो आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज चल सकती हैं और हवा में ही अपनी दिशा बदल सकती है। ईरान के पास अलग अलग रेंज की कई मिसाइलें हैं, लेकिन 5 सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, जो अमेरिका के लिए भी टेंशन का विषय है। कौन से वो 5 खतरनाक और घातक मिसाइल हैं जिसकी वजह से अमेरिका को यूएसएस इब्राहिम लिंकन डिप्लॉय करना पड़ा पर्शियन गल्फ में? आइए आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम है फतेह 2। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये ईरान की सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इसकी रफ्तार मैक 15 यानी आवाज से 15 गुना तेज। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो हवा में ही अपनी दिशा बदल सकती है। इसकी वजह से दुनिया का कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाता है और कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता है। इसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर तक की मानी जाती है। फिर बारी आती है एक और मिसाइल की जिसका नाम है सेजल, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा डर है। क्यों? क्योंकि सेजल ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद तकनीक है। इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। इसका मतलब है ये पूरे यूरोप को अपनी जद में रखता है। ये ठोस ईंधन पर चलती है। ठोस ईंधन वाली मिसाइलों को लॉन्च करने में कुछ ही मिनट लगते हैं, जिससे दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं मिलता। एक और मिसाइल है ईरान के पास जिसका नाम है खैबर शिकन, जिसे इसका मतलब होता है किला तोड़ने वाली मिसाइल। इसके नाम से इसका काम समझ सकते हैं आप। ये तीसरी जनरेशन की मिसाइल है, बाकी मिसाइलों से काफी हल्की है, इसलिए इसे आसानी से मोबाइल लॉन्चर पर लादकर कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। रेंज लगभग 1450 किलोमीटर। ये इजराइल के डिफेंस शील्ड को चकमा देने में माहिर मानी जाती है। फिर खुर्रम शहर की अगर बात की जाए तो खुर्रम शहर 4 के नाम से भी एक मिसाइल है, जिसे तबाही का दूसरा नाम कहा जाता है। इसे खैबर के नाम से भी पुकारा जाता है और ये भारी बमबारी के लिए नहीं बनाई गई है, जबकि ये भारी तबाही के लिए बनाई गई है। ये 1500 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है, यानी एक ही मिसाइल पूरे शहर के किसी बड़े हिस्से को खंडहर बना सकती है। रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर। इसकी सटीकता बहुत ज्यादा है। ये पिन पॉइंट टारगेट पर हमला करती है। एक और मिसाइल है जिसे हज कासिम के नाम से जाना जाता है। इसे रडार का काल कहते हैं। इसका नाम जनरल कासिम सुलेमानी की याद में ईरान ने रखा, जो कि भी हाल में ही डेवलप किया गया है। इसकी रेंज भी 1500 किलोमीटर है। यह मिसाइल खासतौर पर दुश्मन के रडार को चकमा देने और रडार रोधी प्रणालियों से बचने के लिए बनाई गई है। तो ये वो मिसाइल है जो अमेरिका के लिए टेंशन का सबब है। इसलिए अमेरिका अपने इतने सारे बेसेस होने के बावजूद, आप देखिए ना, 18 से 19 बेस हैं खाड़ी में, मिडल ईस्ट में। 18-19 तो होंगे ही। 18-19 बेस हैं। एक इजराइल पहले ही मिडल ईस्ट के बीचों बीच बैठा हुआ है, जो कि बहुत पावरफुल देश है और मिडल ईस्ट से कई बार जंग भी लड़ चुका है। इतना साजो सामान होने के बावजूद, इतने डिप्लॉयमेंट के बावजूद अमेरिका को भरोसा नहीं है। इतने साजो सामान पर उसने एक और वॉरशिप लाकर पर्शियन गल्फ में डाल दिया, ईरान के करीब, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि अगर हमला हुआ तो ये सारे मिसाइल, जितने नाम मैंने आपको बताए हैं, वो सारे मिसाइल इस्तेमाल करेगा ईरान। और इनमें से 2-3 भी अगर कामयाब हो गए और जाकर इजराइल में फट गए या दूसरे अमेरिकी बेस पर फटे, तो अमेरिका को नुकसान तो होगा ही होगा। उसकी नाक भी कटेगी और साख भी जाएगी। और ये तीनों चीज डोनाल्ड ट्रंप नहीं झेल सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनका ईगो सबसे बड़ा है। और अगर ईरान के हाथों पिटे तो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इसके लिए तैनाती की जा रही है। हालांकि और ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए भी देश भर के पहाड़ों के नीचे सैकड़ों फीट गहरी सुरंगों का नेटवर्क तैयार कर लिया है। इसे मिसाइल सिटी कहते हैं। इन ठिकानों की खासियत यह है कि यहां से मिसाइलों को दागने के बाद लॉन्चर वापस सुरक्षित सुरंग में चले जाते हैं। इन पर बड़े से बड़े बम का कोई असर नहीं होता, जिससे ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता हमेशा बनी रहती है। ईरान का टेरेन भी आसान नहीं है। पठारी इलाका है, समतल या मैदानी इलाके कम है, इसलिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना तो नामुमकिन है। कुछ लोग कह रहे थे मुझसे कि सैनिक भेज सकता है, खामनेई को उठा सकता है, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है।
तो ग्राउंड सोल्जर्स अमेरिका नहीं उतारेगा, इस बात की गारंटी है। लोग कह रहे थे मादुरो की तरह खामनेई को उठा लेंगे। मैंने कहा ईरान में घुसकर ऑपरेशन करना फिर वापस निकल कर आना ये मुमकिन ही नहीं है। पहला तो ईरान का टेरेन वैसा नहीं है, दूसरा ईरान में घुसकर निकल कर वापस आना ये भी मुमकिन नहीं है। इसलिए अमेरिका अब्राहम लिंकन लेकर आया। बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज ये हैं कि इजराइल और अब्राहम लिंकन से एक साथ मोर्चे खोले जाएं। और सेकेंड प्रायोरिटी ये है कि जो बेसेस हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में उनको सुरक्षित किया जाए। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। वो पता है क्या है? वो है ईरान का ड्रोन सिस्टम। ईरान का ड्रोन सिस्टम बहुत लीथल माना जाता है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। ईरान ने ड्रोन वॉरफेयर पर बहुत काम किया। ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी का पावर हाउस कहते हैं और इसका नजारा आपने देखा होगा जब हजारों की संख्या में ड्रोन्स ने इजराइल पर अटैक किया था। कहते हैं मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ड्रोन फ्लीट आज की तारीख में ईरान के पास ही है, क्योंकि ड्रोन बनाने में लागत कम है, मारक क्षमता ज्यादा है। फट भी गया तो नुकसान नहीं है, वापस ना भी आए तो चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। ईरान के सबसे खतरनाक ड्रोन के बारे में भी जान लीजिए, शाहिद 136। इसे कामिकाजी ड्रोन कहा जाता है। कामिकाजी ड्रोन वो ड्रोन होते हैं जो ड्रोन प्लस बारूद लेकर चलते हैं, यानी लोकेशन पर जाकर फट जाते हैं। रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। मुहाजिर 6 जो कि सर्विलांस पर प्रिसाइज स्ट्राइक करने में माहिर है और मिसाइल और बम भी ले जाने में सक्षम है। शाहिद 129 जो USM की Q9 रिपर ड्रोन जैसा है, ये 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। क्यों घातक है ईरानी ड्रोन? कहते हैं रेडार से बच निकलने की क्षमता इनमें है। ये स्वार्म तरीके से हमला करते हैं, यानी कि झुंड में हमला कर सकते हैं। एयर डिफेंस को चकमा दे सकते हैं। लॉन्च करना आसान है, पकड़ना मुश्किल है। ईरान की प्रॉक्सी ड्रोन स्ट्रेटेजी काफी पॉपुलर रही है। इसके अलावा हिजबुल्ला, हूती और हमास को भी इस ड्रोन की सप्लाई है। बिना सीधे जंग में उतरे हमला कर सकते हैं। इजराइल, सऊदी, US बेस लगातार निशाने पर रहेंगे। ऐसे में अमेरिका की टेंशन बढ़ जाती है। इजराइल का आयरन डोम छोटी दूरी के रॉकेट को तो रोक लेता है, लेकिन ईरान के बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल एक साथ जब सैलाब की तरह आती हैं तो ये सिस्टम उन्हें नहीं रोक पाता है। इजराइल के एरो 3 और अमेरिका के थार्ड सिस्टम के लिए भी मैक 15 की रफ्तार वाली मिसाइल को पकड़ना एक चुनौती है। ईरान अमेरिका आमने सामने। गल्फ ऑफ ओमान में तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को लेकर ईरान ने लाल रेखा खींच दी है। लेकिन मसला सिर्फ USS अब्राहम लिंकन का नहीं है। ईरान अगर अपनी स्थिति आज की तारीख में देखे, आप मैप उठाकर देख लीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूं आप उसको मैच करा लीजिए। ईरान के अगल बगल के डिप्लॉयमेंट को देख लीजिए। USS अब्राहम लिंकन तो है, इजराइल तो है, अब चलिए आप कतर अल उदैद एयरबेस पर। यह बेस अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार सेंट्रल कमांड ऑपरेट करता है। 10,000 सैनिकों की तैनाती है। 100 से ज्यादा विमान यहां पर तैनात किए हुए हैं अमेरिका ने। उसके बाद चलिए बहरीन। नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन से होती है। अमेरिकी नौसेना का मुख्यालय है। अमेरिकी नौसेना का 5वां सबसे बड़ा बेड़ा यहां पर मौजूद है और 9,000 सैनिकों की तैनाती है। अब आ जाइए आप UAE अल धफरा एयरबेस। F-22 रैप्टर और MQ-9 रीपर ड्रोन का एक केंद्र है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यहां पर तैनात किए गए हैं। अब चल लीजिए आप कुवैत, जहां पर अरीफ जान बेस है। 13,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कमांड हब है। अब आ जाइए सऊदी अरब। प्रिंस सुल्तान एयरबेस, पेट्रियट मिसाइल हमलों को भी ये रोक सकता है, इतना मजबूत है। फिर आ जाइए मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस पर जो जॉर्डन में है। F-15E स्ट्राइक ईगल विमानों की तैनाती है। ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का भी अहम केंद्र है। इसके अलावा इंसर्लिक एयरबेस आ जाइए टर्की में। अमेरिका का सामरिक एयरबेस जहां परमाणु हथियार मौजूद हैं। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि ईरान कितना घिरा हुआ महसूस करता होगा खुद को। ईरानी सैन्य कमांडरों ने इसलिए चेतावनी दी है कि अगर USS अब्राहम लिंकन ने ईरानी इलाके में घुसपैठ की तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइलों से समुद्र में दफन कर दिया जाएगा। यह चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब वॉशिंगटन और तेहरान के रिश्ते अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर हैं। अब्राहम लिंकन इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद है, एक ऐसा रणनीतिक समुद्री मार्ग जो ईरान के साउथ वाटर बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और यहां से दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई गुजरती है। ईरान साफ संदेश दे चुका है कि उसके जल क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा हर जहाज उसकी निगरानी में नहीं
उसके निशाने पर होगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों की धमकी कोई मामूली चेतावनी नहीं है। ये वो हथियार है जिन्हें रोक पाना मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती माना जाता है और अमेरिका की मौजूदगी को ईरान सीधे सैन्य उकसावे की कार्रवाई मान रहा है। तो वहीं अमेरिका इसे डेटरेंस और फ्री नेविगेशन का नाम दे रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या गल्फ ऑफ ओमान अब अगला युद्ध क्षेत्र बनने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट भड़कने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में जंगी बारूद फटने वाला है? क्योंकि टकराव का खतरा तो बढ़ रहा है और एक छोटी सी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक सकती है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका का ट्रेड नेटवर्क दरक रहा है। जिस कनाडा को वॉशिंगटन अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार मानता था, आज वही चीन के साथ हाथ मिला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए नुकसान नहीं किया, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। एक तरफ जहां भारत और ईयू के बीच मेगा डील होने जा रही है, जिसे कूटनीतिक गलियारों में मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आखिरी चरण में पहुंच गई है। 27 तारीख यानी कि बहुत जल्द इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारत ने यूरोप से आने वाली कारों पर टैरिफ बहुत कम करने का एक बड़ा ऑफर दे दिया, जिससे ये डील जल्द फाइनल हो सकती है। हो सकता है अगर आप अगली यूरोप मेड कार खरीदना चाह रहे हो, जर्मन मेड कार खरीदना चाह रहे हो, तो आपको सस्ते में मिल सकती है। खैर, इस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी समझिए कि अमेरिका की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कैसे किया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। एक वक्त था जब अमेरिका और कनाडा के रिश्ते बहुत मजबूत हुआ करते थे और कनाडा दुनिया में बाकी देशों के साथ व्यापार तो करता था, लेकिन सबसे बड़ा जो उसका व्यापारिक आर्थिक इकोनॉमिक साथी हुआ करता था वो अमेरिका ही हुआ करता था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने कनाडा को धमकाना शुरू किया और यहां तक ये भी कह दिया कि कनाडा 51st स्टेट बनने जा रहा है अमेरिका का। यह सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष का बयान नहीं था, यह धमकी थी, ये चेतावनी थी, ये मजाक उड़ाना था। बात निकली और दूर तक चली गई और अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में आज कड़वाहट एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां कनाडा ने अपने लिए एक ऐसा अलाई ढूंढ लिया है जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पड़ोसियों को जब धमकाना शुरू किया तो मुझे एक हिंदी फिल्म का एक गाना याद आता है कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। कुछ इसी अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप अपने पड़ोसियों को धमकाते रहे। वेनेजुएला में मादुरो सरकार का तख्ता पलट करा दिया, उठवा लिया, साथ में पत्नी भी उठा लाए। ग्रीनलैंड और कनाडा को जबरन अपना बेस बनाने पर तुले रहे। साम दाम दंड भेद सब लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वीकेंड पर पड़ोसी कनाडा को एक बार फिर से धमकाते हुए कनाडाई लोगों का मूड और संडे दोनों खराब कर दिया। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अगर कनाडा चीन के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे बढ़ता है तो वो कनाडा से अमेरिका आने वाले एक एक सामान पर 100% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये कौन समझाए कि डील्स कनपटी पर बंदूक रखकर नहीं होते मिस्टर ट्रंप। डील्स भरोसे के बीच की जाती है। जो आप कर रहे हैं वो अमेरिका की गुलामी करवाना कहते हैं। आप दुनिया से अमेरिका की गुलामी करवाना चाहते हैं। आप भरोसे से डील नहीं करना चाहते। आप जो भी डील करेंगे वो डील तो हो जाएगी दबाव की वजह से, लेकिन वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। ट्रंप की धमकी के जवाब में कार्नी ने साफ कर दिया कि कनाडा का चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का कोई इरादा फिलहाल नहीं है, लेकिन वो पुराने विवादों को सुलझा रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कनाडा को चेतावनी देते हुए पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा कि चीन कनाडा को जिंदा निकल जाएगा और वहां के व्यवसाय और सामाजिक ताने बाने को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि कनाडा खुद को चीन के लिए एक पिछले दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल करने दे रहा है ताकि चीनी सामान अमेरिकी बाजार में घुस पाए। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर कार्नी को ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे तो वो गलत है। 100% टैरिफ तुरंत लागू कर दिया जाएगा। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका कनाडा को चीनी सामानों के लिए रास्ता नहीं बनने देगा। यानी कनाडा और अमेरिका के बीच तलवारें खींची हुई हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ये 2-3 कुछ 20 खोपड़ा टाइप लोग हैं। एक स्कॉट बेसेंट हो गए वित्तीय सचिव, एक जेडी वांस हो गए,
एक पीटर नवारो हो गए। अच्छा, ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी डोनाल्ड ट्रंप के कान भरते हैं, उनको भड़काने की कोशिश करते हैं अलग अलग देशों के खिलाफ। खबर तो यहां तक है कि भारत के साथ ऑलमोस्ट ट्रेड डील फाइनल थी, लेकिन जेडी वांस और पीटर नवारो ने डोनाल्ड ट्रंप को भड़का दिया और कहा कि भारत ने भाव नहीं दिया आपको, अभी तक 50% का टैरिफ जो है वो चला आ रहा है, भारत ने कोई पहल नहीं की, इसलिए आप क्यों इतना लोड ले रहे हैं, भारत के ऊपर आप टैरिफ पर बात कीजिए। तो ये जो आसपास के लोग हैं ना सलाहकार टीम में डोनाल्ड ट्रंप के, और जो मंत्री उन्होंने बनाए हैं, वो थोड़ा ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। खैर, आते हैं अमेरिका कनाडा के ऊपर। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप की धमकियों के बीच एक वीडियो संदेश जारी किया और कनाडाई संप्रभुता पर जोर दिया। कार्नी ने कहा कि हमारा चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, हमने केवल टैरिफ के उन मुद्दों को ठीक किया है जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान उभरे थे। बाहरी दबाव को देखते हुए कार्नी ने नई नीति घोषित की, जिसमें कनाडाई लोगों से घरेलू सामान खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिका के कारण जीवित नहीं है, बल्कि कनाडाई होने के नाते वो समृद्ध है। लेकिन सवाल यह, कनाडा पर क्यों भड़के हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या चाहते हैं कनाडा से? पूरा का पूरा कनाडा, या कनाडा के कुछ लोगों से कुछ फेवर? चलिए जानते हैं हुआ क्या है। कहानी गड़बड़ाई यहां से। 13 और 17 जनवरी के दौरान कनाडा के पीएम मार्क कार्नी पहुंच गए चाइना, और चाइना में एक के बाद एक कई हस्ताक्षर किए, कई बड़े व्यापार समझौते किए, खासकर ईवी व्हीकल्स को लेकर, उसमें टैरिफ पर छूट पर। आपको बता दें, चाइना ईवी बहुत बड़े पैमाने पर बनाता है, बहुत बड़े मतलब बहुत लार्ज स्केल पर बनाता है। 2024 में एक बड़ा फैसला लिया गया था, अमेरिका कनाडा ने मिलकर ईवी पर टैरिफ 100% लगाया था, लेकिन कनाडा ने बोला कि ये बात तो ठीक नहीं है। नए समझौते में टैरिफ में कमी कर दी गई। कनाडा ने चीन से एक नया डील कर लिया, अमेरिका को साइड करके। 100% टैरिफ कम होकर कुछ प्रतिशत रह जाएगा सिर्फ कनाडा के लिए। बदले में चीन कनाडा के कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा। जो पहले 84% था, अब चीन इसे घटाकर 15% कर देगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए कि हम दोनों ने मिलकर 100% का टैरिफ लगाया था, आप अकेले जाकर कनाडा के साथ डील कराए। ट्रंप को यह डील तो बर्दाश्त से बाहर हो गई, भाई आपे से बाहर हो गया, और कनाडा पर सीधे हमले की तैयारी की बात करने लगे डोनाल्ड ट्रंप। बता दें कि हाल ही में कनाडा ने चीन से आने वाली इलेक्ट्रिक कार ईवीज पर सालाना 49,000 कारों की सीमा के साथ टैरिफ को घटाकर 100% से 6.1% कर दिया, जबकि अमेरिका में अभी उसी रेट पर कारें मिल रही हैं 100% टैरिफ के साथ। तब किसी अमेरिकी को कार चाहिए, वो कनाडा आएगा, गाड़ी खरीदेगा, 6% पे भाई सेट, चलेगा वापस अमेरिका। इसलिए अमेरिका कह रहा है कि हम कनाडा को हम चीनी सामानों का बैकडोर नहीं बनने देंगे। यानी कनाडा के एक फैसले में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की हवा निकल गई। अमेरिका और कनाडा के बीच वर्तमान कूटनीतिक कड़वाहट बहुत ज्यादा है। इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है व्यापारिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय मुद्दों पर मतभेद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को चीन के लिए पिछले दरवाजे के तौर पर देखते हैं और चीनी सामानों को रोकने के लिए 100% टैरिफ की बात कहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री कनाडा के मार्क कार्नी इसे आर्थिक दबाव बताकर कनाडाई संप्रभुता की रक्षा करने और अपनी बाय कैनेडियन नीति के जरिए घरेलू उद्योगों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि भारत में लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, भारत में बने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदें, जिससे कि भारत का पैसा भारत में ही रहे। इसके अलावा ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे और कनाडाई विरोध भी इस साल होने वाली CUSMA व्यापार समझौते की समीक्षा और अमेरिकी रक्षा परियोजना गोल्डन डोम पर असहमति ने दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्ते को पिछले 2 दशक के सबसे निचले लेवल पर पहुंचा दिया है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा निर्यात है कनाडा। कैसे? आइए देखते हैं। 36 राज्यों के लिए एक्सपोर्ट मार्केट है। मुख्य सेक्शन क्या है? सबसे पहले ट्रेड वॉल्यूम देख लीजिए। हर दिन 3.6 अरब डॉलर के सामान और सेवा सीमा पार किए जाते हैं। ऊर्जा सप्लाई, अमेरिका का लगभग 60% कच्चा तेल कनाडा से ही आता है। अमेरिका की 85% बिजली कनाडा से आती है। खनिज और मेटल्स की बात कर लीजिए, स्टील, एल्यूमिनियम, यूरेनियम सहित कई महत्वपूर्ण खनिज है कनाडा में। 34 खनिज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताए गए हैं। सहयोगी अपने रास्ते खुद चुन रहे हैं, न केवल
व्यापार और रक्षा के मोर्चे पर दरारें गहरी हुई हैं, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी अमेरिका का असर कूटनीतिक तौर पर भी कम होता जा रहा है। टूटते गठबंधन, अमेरिका की वैश्विक चुनौती, यूरोप के 40 देशों से अमेरिका की दूरी, कई देशों ने अमेरिका से अपनी नीतियां अलग कर ली, रणनीतिक साझेदारी पर सवाल उठे, अमेरिका को आर्थिक झटका, अमेरिका का दबदबा कम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव घटा है, लेकिन अमेरिका पर बढ़ रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात पता है आपको क्या है? यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का पूरी दुनिया में एक तरह से इस बॉन्ड की साख करना। भारत ने पिछले एक साल में $52 बिलियन के बॉन्ड बेचे हैं। इसी तरह से कई यूरोपीय कंट्री ने अपने अपने यूरोपीय जो उनके पास यूरोपीय देश हैं, जो उनके पास बॉन्ड थे, वो बेचने शुरू कर दिए। इससे अमेरिकी इकोनॉमी पर भरोसा कम होता जा रहा है और अमेरिका में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सर्विसेज, आईटी सर्विसेज और डिफेंस में है। बाकी रोटी कपड़ा मकान तो दुनिया भर से लेते हैं। दुनिया भर के देशों ने अमेरिका के दशकों से चली आ रही दादागिरी को ऐसा लगता है खत्म करने का पूरा मन बना लिया है। ये वही यूरोपीय देश हैं जिन्होंने हमेशा अमेरिका का साथ दिया, लेकिन उनके भी सुर बदले हुए हैं। सिर्फ अमेरिका से दूर नहीं हो रहे, बल्कि सीधे ट्रंप को कोस भी रहे हैं। एक समय था जब अमेरिकी दबदबे को चुनौती देना नामुमकिन समझा जाता था। आज वही देश खुलकर आपसी नाराजगी जता रहे हैं। ट्रंप की कब्जा नीति को देखकर यूरोप के 40 देश भी अमेरिका के खिलाफ हैं। ट्रंप के लिए अपशब्दों तक के प्रयोग किए जा रहे हैं। तो वहीं अमेरिका से रिश्ते तोड़कर यूरोप अब दुनिया में अपने अलग अलग पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। रणनीति में बदलाव है। रूस अब भारत के साथ अपने लेन देन के लिए सोने का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने पिछले साल सिर्फ 10 महीने में ही भारत को $5 करोड़ यानी तकरीबन 458 अरब रुपए से ज्यादा का निर्यात किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका के लिए या वहां की इकोनॉमी के लिए एक बड़ी गहरी खाई बना दी है और अपने बहुत क्लोज अलाइज को वो मिस करेंगे, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। क्या ये जंग खत्म होने वाली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं जेलेंस्की सरेंडर कर सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी से जुड़ा प्रस्ताव जो था वो 100% तैयार है। इसे बस साइन होना बाकी है। उन्होंने बताया कि अब यूक्रेन अपने साझेदार देशों से इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर की तारीख तय होने का इंतजार कर रहा है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में मीडिया से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि दस्तावेज पर साइन होने के बाद अमेरिकी कांग्रेस और यूक्रेनी संसद की मंजूरी भी इसमें ली जाएगी। ये सुरक्षा प्रस्ताव यूक्रेन की संप्रभुता और भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। आप देखिए कि अभी तक यूक्रेन में जो बर्बादी और तबाही हुई उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। 4 साल से ये जंग जारी है। लोग कहते थे कि ये जंग 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी, लेकिन अमेरिका और यूरोप के सपोर्ट की वजह से ये जंग आज भी बदस्तूर जारी है। खबर है कि जेलेंस्की ने 2027 तक यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने के यूक्रेन के लक्ष्य को दोहराया है। उन्होंने ईयू सदस्यता को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए कहा है कि यूक्रेन को लंबे समय में स्थिरता प्रदान किया जाएगा ईयू की सदस्यता के जरिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हुई हालिया बातचीत को अहम बताया। उन्होंने कहा कि ये लंबे समय के बाद पहली ऐसी त्रिपक्षीय वार्ता रही जिसमें यूक्रेन, अमेरिका और रूस की सिर्फ राजनयिक ही नहीं बल्कि सैन्य प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ये बातचीत शुक्रवार से शुरू होकर शनिवार तक चली और इसका मकसद रूस की ओर से किए गए पूर्ण पैमाने के आक्रमण को खत्म करने का जो रास्ता था वो तलाशना था। अबू धाबी की बातचीत में क्या क्या हुआ? 23 और 24 जनवरी की बातचीत हुई। इसमें रूस यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे। अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। सीजफायर, मानवीय गलियारे, ऊर्जा ढांचा पर बात किया गया। त्रिपक्षीय बैठक की शुरुआत हुई। शुरुआती बयानबाजी में शांति की उम्मीद का दावा किया गया, लेकिन अंदर खाने मतभेद नजर आए। सीजफायर पर सहमति नहीं बनी। रूस ने सुरक्षा गारंटी की शर्त रखी।
यूक्रेन ने संप्रभुता पर समझौता करने से इनकार कर दिया। बातचीत के बिना किसी ठोस नतीजे के बातचीत खत्म हो गई, तब कोई प्रेस बयान जारी नहीं किया गया क्योंकि प्रेस को बताने की कुछ था ही नहीं। हालांकि अच्छी बात यह थी कि बातचीत आगे भी जारी रखने की बात कही गई। वार्ता खत्म होने के कुछ ही घंटे के बाद रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। बिजली आपूर्ति ठप हो गई, लाखों घरों में अंधेरा छा गया। शून्य से नीचे तापमान होने पर हालात और भी गंभीर हो गए, बिगड़ गए। 1 फरवरी को फिर से मिलेंगे तीनों देश, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई। हालांकि जेलेंस्की ने यह भी माना कि यूक्रेन और रूस के रुख में बुनियादी मतभेद अब भी बने हुए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर क्रेमलिन ने साफ किया कि शांति समझौते के लिए यूक्रेन को उन पूर्वी इलाकों से अपनी सेना हटानी होगी जिन्हें रूस ने अपने अपने इलाके में शामिल किया है। हालांकि बातचीत के पीछे हालात बिगड़ गए। कूटनीति के दावों के कुछ ही घंटों की बात है कि राजधानी कीव को ड्रोन और मिसाइल से रूस ने दहला दिया और हमला इतना जबरदस्त था, इतना इंपैक्टफुल था कि 12 लाख लोग अंधेरे में डूब गए। और ऊपर से चेरी ऑन द टॉप, शून्य के नीचे तापमान, इमारतों की जो हीटिंग सिस्टम है वो ठप पड़ गई। तो लोग डबल अटैक से जूझ रहे थे। एक तरफ मिसाइल अटैक, दूसरी तरफ कोल्ड अटैक। ठंड, अंधेरा और मिसाइल का डर, यही कीव की रात की असली सच्चाई है। लेकिन अब सवाल यह, पेच फंसा क्यों है? सीज फायर हो ही क्यों नहीं पा रहा? 2022 में रूस ने डोनबास के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। रूस इसे अपना हिस्सा घोषित कर चुका है। रूस की मांग है कि डोनबास पूरी तरह या ज्यादातर रूस को सौंप दिया जाए। यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, पश्चिमी सैनिक यूक्रेन के पक्ष में ना जाए। अब यूक्रेन क्या कह रहा है? यूक्रेन डोनबास पर दबदबा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो अभी भी कह रहा है डोनबास यूक्रेन के अभिन्न हिस्से जैसा है और हम किसी भी कीमत पर सरेंडर को राजी नहीं होंगे, नहीं करेंगे। यूक्रेन और रूस दोनों मानते हैं कि पूर्वी डोनबास क्षेत्र का फ्यूचर सबसे बड़ा विवादित हिस्सा है। रूस चाहता है यूक्रेन इस इलाके से अपनी सेना हटा ले, जबकि कीव इसे नहीं मानने को तैयार है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि अगर बातचीत नाकाम रही तो रूस पूरी ताकत के साथ और दमखम के साथ पूरे पूर्वी यूक्रेन को कब्जे में ले लेगा। जेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका के समझौते के लिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को अपनी अपनी बात रखनी होगी और सभी पक्षों को एक दूसरे की बात को समझने के लिए भी तैयार रहना होगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अगला दौरा 1 फरवरी को यूएई में होने वाला है, इसी साल 2026 में, जिसमें सीज फायर, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। आज की तारीख में अमेरिका की स्थिति आपको पता है क्या है? अमेरिका आर्कटिक जैसा इलाका बना हुआ है। एक ऐसा बर्फीला तूफान जिसने अच्छों के होश उड़ा दिए। यकीन ना आए तो इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका कुदरत के आगे बेबस है। ये ग्रीनलैंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब मैं आपको अमेरिका में बर्फीले तूफान की तस्वीर दिखाता हूं। सुपर पावर की हेकड़ी निकल गई है बर्फीले तूफान के सामने। कुछ इसी तरह ग्रीनलैंड की तरह नजर आ रहा है। देखिए, यह है अमेरिका की तस्वीर। इससे पहले हमने आपको ग्रीनलैंड की तस्वीर दिखाई। अब दोनों तस्वीर साथ में आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं। एक तरफ ग्रीनलैंड, एक तरफ अमेरिका। आप फर्क भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की हालत यह है कि अमेरिका इस वक्त ग्रीनलैंड बन चुका है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं किसी पोलर रीजन की नहीं है, ये तस्वीर अमेरिका की है, जहां बर्फीले तूफान ने ऐसा कहर बरपाया है कि जिंदगी थम गई है, जिंदगी माइनस में चली गई है। आंधी की रफ्तार से गिरती बर्फ और कुछ ही घंटों में शहर के शहर सफेद कब्रिस्तान में बदल जा रहे हैं। हाईवे जाम है, एयरपोर्ट बंद है, लाखों घरों की बिजली गुल है, स्कूल, दफ्तर, ट्रेन सब ठप पड़ गए हैं। अमेरिका खुद को चाहे जितनी मर्जी सुपर पावर कह ले, दुनिया को धमका ले, टैरिफ की लाठी घुमा ले, वेनेजुएला से लेकर ईरान तक तबाही घुमा ले, लेकिन असली सुपर पावर तो कुदरत के पास ही है, जो इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, उसके बाद मैं बताता हूं अमेरिका में फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है इस तूफान को लेकर और मौसम विभाग वहां का क्या कह रहा है।
बर्फ के बवंडर से डोनाल्ड ट्रंप खुद कांप रहे हैं। मेम्फिस, नेशविल की तस्वीर आप देख लीजिए, वॉशिंगटन डीसी की तस्वीर आप देख लीजिए, बाल्टीमोर की तस्वीर आप देख लीजिए, फिलाडेल्फिया की तस्वीर आप देख लीजिए, न्यूयॉर्क की तस्वीर आप देख लीजिए। लेक मिशिगन में बर्फ की मोटी चादर, मेम्फिस, नेशविल में सड़कें जमी हुई, वॉशिंगटन डीसी में प्रशासन ठप है, बाल्टीमोर में जनजीवन बेहाल है, फिलाडेल्फिया में आपातकाल लगा दिया गया है, न्यूयॉर्क में भी शहर नहीं, ये बर्फ का रेगिस्तान बन गया है। अमेरिका किसी युद्ध में नहीं है, इस पर कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ है, यह कुदरत का कहर है। जो डोनाल्ड ट्रंप दूसरों के लिए नियम बनाते हैं, वो कुदरत के नियम के आगे सरेंडर करते नजर आते हैं। अमेरिका कुदरत के आगे बेबस है, न टैरिफ काम आया, न डॉलर की ताकत, न सुपर पावर का घमंड। ग्रीनलैंड को कब्जाने का सपना देख रहे ट्रंप इस वक्त ग्रीनलैंड जैसे हालात में ही फंस गए हैं। यहां आए बर्फीले तूफान ने पूरे अमेरिका की रफ्तार रोक दी है। -48 डिग्री तक तापमान गिर चुका है और लोग घरों में कैद हो गए, वो बगैर बिजली के। न्यू मैक्सिको से न्यू इंग्लैंड तक बर्फीले तूफान का अलर्ट है। क्या हुआ है अमेरिका में इंपैक्ट, ये जल्दी से आपको बताते हैं। हवाई यातायात ठप है, 10,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हैं। 18 राज्यों में आपातकाल की स्थिति है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान गिरावट है, बिजली संकट भी है, महंगाई की मार भी है, राशन की किल्लत भी है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बर्फीली बारिश हो रही है, ब्लैकआउट का डर है, बाजारों में अफरा तफरी है, स्टॉक खत्म हो रहे हैं। अब चूंकि ट्रांसपोर्ट नहीं सुचारू रूप से चल पा रही, तो फिर स्टॉक्स कैसे सुचारू रूप से चलें? डर के माहौल में लोग बड़ी संख्या में ग्रोसरी स्टोर्स पर उमड़े और पूरी ग्रोसरी स्टोर ही खाली कर दी। अंडे, मीट, पानी जैसे रोजमर्रा के जरूरी सामान इस वक्त ग्रोसरी स्टोर पर मिल ही नहीं रहे। मिल रहे हैं तो बहुत ऊंचे प्राइसेस पर मिल रहे हैं। फिलाडेल्फिया, ह्यूस्टन समेत कई शहरों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। सरकार ने करीब 30 सर्च और रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा है। अधिकारियों ने 7 मिलियन से ज्यादा खाने के पैकेट, 6 लाख से कम ज्यादा कंबल और 300 जनरेटर उस इलाके में रखे हैं जहां तूफान आने वाला है। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी सरकार राज्य और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है और फेमा पूरी तरह तैयार है। 9 राज्यों ने आपातकालीन घोषणा की मांग की है, जिससे संघीय संसाधन मिल सकते हैं। लेकिन इतनी तैयारी के बावजूद अमेरिका इस बर्फीले तूफान के सामने बेबस है, हार चुका है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।